नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और बात होगी नेपाल की, जहां पर अब तख्ता पलट की जो खबरें हैं वो और ज्यादा तेज हो रही हैं। नेपाल की राजनीति एक बार फिर से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लंबे समय से जारी असंतोष और विशेषकर युवाओं के आक्रोश ने, जिसे जेन जी आंदोलन कहा जा रहा है, उसने आखिरकार केपी शर्मा ओली को झुकने पर मजबूर किया। सत्ता परिवर्तन की इस प्रक्रिया में अब नेपाल की कमान एक ऐसी महिला नेत्री के हाथों में आ रही है जिनका अतीत ही नहीं बल्कि भारत से गहरा रिश्ता भी आज की परिस्थिति में बेहद अहम हो जाता है। हालांकि ये अभी प्रस्ताव है, इस पर मोहर लगना बाकी है। हम बात कर रहे हैं सुशीला कार्की की, जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। अब देश की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उनके सत्ता में आने को न केवल नेपाल के लिए बल्कि भारत के लिए भी शुभ संकेत माना जा रहा है। सुशीला कार्की का जीवन परिचय जितना रोचक है उतना ही संघर्षपूर्ण भी। 11 जुलाई 2016 को उन्होंने नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की कमान अपने हाथों में ली थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानकर कई ऐसे फैसले सुनाए जो सीधे सीधे सरकार की नीतियों और नेताओं के भ्रष्टाचार पर चोट करते थे। और यही कारण है कि उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। उनके कार्यकाल में वो केवल न्यायाधीश भर नहीं रही बल्कि सत्य और ईमानदारी का प्रतीक बन गए, और इसीलिए शायद वो जेनजी और आम जनता के बीच प्रचलित भी हैं। इस वजह से वो नेपाल के युवाओं, खासकर जनरेशन जी यानी कि जेनजी की पहली पसंद है। अदालत के भीतर उनके कठोर फैसलों का असर अदालत से बाहर की जनता पर भी गहराने लगा, जिससे वो धीरे धीरे एक राजनीतिक चेतना का चेहरा बन गई हैं। लेकिन सुशीला कार्की का रिश्ता केवल नेपाल की न्यायपालिका या राजनीति तक सीमित नहीं है। उनका एक खास जुड़ाव भारत से भी रहा है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। भारत में बिताए गए दिनों की स्मृतियां उनके लिए आज भी बेहद खास हैं। जब उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि भारत में कई रिश्तेदार, कई जानने वाले उनके रहते हैं और कई चित परिचित भी उनके भारत में रहते हैं, और इस वजह से वो भारत को बहुत अच्छे से जानती हैं। बनारस जैसे शहर में वो रह चुकी हैं और वहाँ की कुछ यादों को अभी भी संजोए हुए हैं। हाल ही के दिए गए एक इंटरव्यू में जो CNN को उन्होंने दिया, उन्होंने बताया कि कैसे गंगा नदी का किनारा, BHU का छात्रावास और गर्मियों की रातों में छत पर सोने के पल उन्हें आज भी याद हैं। उनके इन बयानों से यह साफ जाहिर होता है कि भारत उनके दिल में बेहद करीब है। कार्की ने यह भी स्वीकार किया कि BHU के गुरुओं और दोस्तों की यादें उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। भारत और नेपाल दोनों ही लंबे समय से सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। नेपाल का लगभग हर घर किसी न किसी रूप से भारत से संबंध रखता है। सुशीला का कहना है कि नेपाल के लोग और भारत के लोग बहुत नजदीकी से जुड़े हैं, चाहे वो रिश्तेदारियों का मामला हो या आपसी मेलजोल का। दोनों देशों की जनता के बीच गहरा सद्भाव बना हुआ है। खासकर नेपाल की सीमा से लगे इलाकों में तो ये मेलजोल और भी प्रगाढ़ है। खुद सुशीला का पैतृक घर विराटनगर में है, जो भारत की सीमा से मात्र 25 मील की दूरी पर है। उन्होंने माना कि उनका नियमित आना जाना सीमा के बाजारों तक होता था और इस वजह से भारत उनके लिए कोई अलग देश नहीं बल्कि अपनेपन का हिस्सा रह गया है। भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि यदि देखें तो केपी शर्मा ओली के दौर में इसमें काफी तनाव भी आ गया। ओली के कार्यकाल को भारत विरोधी नीतियों और बयानों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने लिपुलेख, कालापानी और लिपियां धुरा जैसे संवेदनशील मुद्दों को विवादित बनाकर दोनों देशों के रिश्तों में दूरी पैदा कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये दावा तक कर दिया था कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था, न कि अयोध्या में। इस तरह की बयानबाजी ने स्वाभाविक रूप से भारतीय जनमानस और राजनीतिक हलकों में नाराजगी पैदा की। ओली के झुकाव को हमेशा चीन की ओर देखा गया और माना गया कि उन्होंने चीन के दबाव में भारत से दूरी बनाने की नीति अपनाई। इसके विपरीत सुशीला कार्की का हालिया रुख बिल्कुल अलग संकेत देता है। न्यूज़ 18 को दिए साक्षात्कार में वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति उनके मन में काफी आदर है एंड शी हैज अ गुड इंप्रेशन अबाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने खुलकर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हैं और भारतीय नेतृत्व से गहराई से प्रभावित हैं। उनका मानना है कि सरकारों के बीच जैसी भी परिस्थितियां हों, भारत और नेपाल की जनता के बीच संबंध हमेशा मजबूत और आत्मीय रहे हैं। वो भारत को भाई बहन की तरह मानती हैं और ये भावना उनकी सोच और नीतियों को प्रभावित भी करेगी। यही कारण है कि भारत में भी कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने को लेकर उत्साह और सकारात्मक उम्मीदें देखी जा रही हैं। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक संधियां और समझौते भी इस रिश्ते को खास बनाते हैं।
1950 की संधि के तहत नेपाली नागरिकों को भारत में बिना वीजा और पासपोर्ट के यात्रा और रोजगार की अनुमति है। यही कारण है कि आज भारत में करीब 35 लाख नेपाली काम कर रहे हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे भी अधिक मानी जाती है। यही नहीं, दशकों से गोरखा सैनिक भारतीय सेना में अपनी वीरता और परंपरा का योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में लगभग 32,000 गोरखा भारतीय सेना में सेवारत हैं। इस सहयोग और भरोसे का दूसरा उदाहरण शायद ही कहीं दुनिया में मिले। नेपाल में हो रही अशांति का असर भारत में बसे नेपाली समुदाय पर भी पड़ रहा है। हाल ही की हिंसक घटनाएं दोनों देशों की सरकारों के लिए चिंता का विषय हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेपाल की घटनाएं हृदय विदारक हैं और युवाओं की मौत बेहद दुखद। भारत सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और नेपाल में स्थिरता की उम्मीद कर रही है। ऐसे समय में कार्की का सत्ता में आना निश्चित रूप से नई ऊर्जा और रिश्तों में नई ताजगी भर सकता है। नेपाल और भारत लगभग 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करते हैं, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगी हुई है। यह सीमा न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों देशों को जोड़ती है। इसलिए जब भी नेपाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होता है, उसकी गूंज भारत में भी सुनाई देती है। ओली के जाते जाते भी दिए गए भारत विरोधी बयानों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि सत्ता बदलने का असर केवल काठमांडू की गलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका असर दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान तक महसूस होगा। आज जब नेपाल की बागडोर सुशीला कार्की के हाथों में जाने वाली है, तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि भारत और नेपाल के रिश्तों में नई शुरुआत होगी। उनकी शिक्षा, यादें, अनुभव भारत से जुड़ाव ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देश न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि आपसी भरोसे और सम्मान में भी आगे बढ़ेंगे। सुशीला कार्की का मानना है कि देश की नीतियां मिल बैठकर तय की जानी चाहिए और यही बात शायद भारत नेपाल संबंधों को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। नेपाल की राजनीति में जारी उथल पुथल के बीच सुशीला कार्की का उदय न सिर्फ वहां की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की जीत कहा जाएगा, बल्कि भारत के साथ सांस्कृतिक रिश्तों की निरंतरता का भी प्रतीक है। ओली की कटुता और चीन की ओर झुकाव से जो दूरी पैदा हुई थी, उसे कम करना अब कार्की के सामने पहली चुनौती है। लेकिन उनके अतीत और भारत को लेकर रखी गई सकारात्मक सोच से लगता है कि ये चुनौती धीरे धीरे अवसर में बदल सकती है। नेपाल अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां अतीत की गलतियों से सीखकर भविष्य लिखा जाएगा और इस भविष्य की पटकथा में भारत की भागीदारी अनिवार्य होगी। सुशीला कार्की इस पुल की तरह सामने आ रही हैं, एक ऐसा पुल जो जनभावनाओं, सांस्कृतिक बंधनों और आपसी भरोसे पर टिका है।